हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 91 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह हम लोग देखने वाले हैं आर्थिक घटनाक्रम से प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति। तो औद्योगिक प्रस्तावित जो नई औद्योगिक नीति है वह इसमें यह चर्चा में क्यों है और औद्योगिक नीति के बारे में पहले हम जानेंगे। उसके बाद हमको नई औद्योगिक नीति है वो समझ में आएगा। उसके बाद है कि प्रमुख बिंदु क्या है, इसमें पृष्ठभूमि क्या है और नई नीति के उद्देश्य क्या है। ठीक है। उसके बाद नीति के जो मुख्य विशेषताएं हैं क्या है और प्रस्तावित नीति में अन्य सुझाव, भारत में नई औद्योगिक नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके बारे में निष्कर्ष और संभावित प्रश्न देखेंगे। तो अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपको बता दूं कि यह दृष्टि के द्वारा मैगजीन दिया जाता है प्रति मंथ। उसी में से एक टॉपिक हर दिन एक टॉपिक का वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, जिससे क्या होगा कि आप लोग अगर दृष्टि आईएएस के द्वारा जो मैगजीन दिया जाता है उसका पाठक नहीं है तो उसके आप पाठक बन सके, इसके लिए हम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों तक नहीं पहुंच पाता है तो आप वीडियो के माध्यम से आप इसका पाठक बन सकते हैं। तो इसी के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचेगा और आप डेली देख सकेंगे। तो इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे जो संभावित प्रश्न है उसको भी देखेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। ठीक है। तो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, ठीक है, नई औद्योगिक नीति पर कार्य कर रहा है। तो ये जो है कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग जो है वह नई औद्योगिक नीति पर कार्य कर रहा है। यह चर्चा में क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है उसको भी देखेंगे। इससे संभावित प्रश्न देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा तीसरी औद्योगिक नीति लाने के संभावित कारणों पर चर्चा करते हुए समझाइए कि भारत विनिर्माण क्षेत्र में किस प्रकार पूर्वी एशियाई देशों से पीछे रह गया है। यहाँ जो कह रहा है कि तीसरी औद्योगिक नीति है तो पहली और दूसरी औद्योगिक नीति कब लाया गया इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है। और कह रहा है कि किससे नीति लाने के संभावित कारणों पर चर्चा करने के लिए कह रहा है क्या कारण है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि समझाइए कि भारत विनिर्माण क्षेत्र में किस प्रकार पूर्वी एशियाई देशों से पीछे रह गया है। ये भी, इन सभी कारण को आज के इस वीडियो में देखते हैं। तो क्या है कि औद्योगिक नीति के बारे में पहले जानते हैं। तो औद्योगिक नीति राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाले विशेष उद्योगों जैसे विनिर्माण उद्योग का समर्थन करने के लिए एक सरकारी प्रयास होता है। यह औद्योगिक क्षेत्र के विकास में भारत सरकार की भागीदारी को दर्शाता है। ठीक है। उसके बाद इसमें प्रमुख बिंदु क्या है, तो कि वर्ष 1956 और वर्ष 1991 के बाद यह तीसरी औद्योगिक नीति होगी। यानी प्रथम जो औद्योगिक नीति आई थी वह 1956 में आया था और दूसरा जो 1991 में। ठीक है। तो कह रहा है कि जिसमें वर्ष 1991 की नीति का स्थान लेने की संभावना है, जिसे भुगतान संकट के संतुलन की पृष्ठभूमि के खिलाफ तैयार किया गया था। उसके बाद है कि अगला है कि उद्देश्य इसका क्या है, तो इस प्रस्तावित नीति का उद्देश्य नीतिगत उपायों के माध्यम से उद्योगों की मौजूदा समस्याओं और चुनौतियों को समाधान करना है। इससे देश में अभिनव एवं प्रतिस्पर्धी औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण किया जा सकेगा और इसे बढ़ावा दिया जा सकेगा। उसके बाद देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो पहला पॉइंट है कि औद्योगिक सुधारों का असर घरेलू एवं विदेशी दोनों परिकल्पित निवेश में कई वृद्धियों में परिलक्षित होता है। अगला पॉइंट है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था निरक्षरता, गरीबी, प्रति व्यक्ति कम आय, औद्योगिक पिछड़ेपन और बेरोजगारी की गंभीर समस्याओं का सामना कर रही थी। अगला है कि वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत सरकार ने विभिन्न उद्योगों के लिए नियमों एवं विनियमों को अपनाया, जिससे देश के भावी औद्योगिकरण को एक नई दिशा दी। अगला पॉइंट है कि नई नीति के उद्देश्य क्या है। तो पहला पॉइंट है कि प्रतिस्पर्धात्मक एवं क्षमताओं का विकास करना। दूसरा है कि आर्थिक एकीकरण एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देना। तीसरा है कि भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में प्रचारित करना।
और अगला है कि नवाचार एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला है कि वैश्विक स्तर एवं मानकों को प्राप्त करना। तो ये इनका नई जो नीति लाई गई, नई औद्योगिक नीति, इनका यह उद्देश्य है। इसके विशेषता क्या है, विशेषता के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय प्रीमियम अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का निर्माण किया जाएगा और देश को आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में दर्शाया जाएगा। इसके तहत निम्नलिखित लक्ष्यों को हासिल करने का प्रस्ताव है, जिसमें एक राष्ट्र एक मानक यानी वन नेशन वन स्टैंडर्ड, दूसरा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMES यानी मिनिमम, ठीक है, सॉरी माइक्रो स्मॉल एंड, ठीक है, मीडियम इंडस्ट्रीज के माध्यम से कि क्रेडिट रेटिंग तंत्र को मजबूत करने के लिए यूनिवर्सल इंटरप्राइजेज ID का विकास किया जाएगा। तो कह रहा है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के क्रेडिट रेटिंग को, ठीक है, रेटिंग तंत्र को मजबूत करने के लिए यूनिवर्सल इंटरप्राइजेज ID का विकास किया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि MSME जो है क्लस्टर फाइनेंसिंग मॉडल का विकास किया जाएगा MSME क्षेत्र में। उसके बाद है कि शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर स्टार्टअप इनोवेशन जोन बनाना। अगला है कि एक राष्ट्रीय क्षमता विकास कार्यक्रम तैयार करना। उसके बाद अगला है कि वित्त पोषण स्रोतों को बढ़ाने के लिए मेड इन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा देना, स्थानीय मूल्य संवर्धन एवं गुणवत्ता वाले उत्पादों के स्रोत के रूप में देश की विश्वसनीयता को बढ़ाना। अगला है कि इसने उद्योग के लिए वित्त की व्यापक पहुंच के लिए विभिन्न तरीकों का सुझाव दिया है, जैसे कि प्रतिस्पर्धी दरों पर वित्त प्रदान करने के लिए एक विकास वित्त संस्था डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट की स्थापना। ठीक है, अगला है कि इस तरह की फंडिंग के लिए फॉरेक्स रिजर्व ने कुछ हिस्से का इस्तेमाल करने पर विचार किया जा सकता है। उसके बाद है कि एक एकीकृत निवेश प्रोत्साहन रणनीति जिसमें जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार सक्रिय शामिल है। उसके बाद अगला है कि एक राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड बनाना, एक मजबूत डेटा संरक्षण व्यवस्था विकसित करना। ये सब है जो नई औद्योगिक नीति है उनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखें। एक है प्रौद्योगिकी कोष स्थापित करना और कौशल अंतराल की लगातार पहचान करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाना। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है कि निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए निर्यात वित्त प्रणाली को मजबूत बनाना। अगला है कि प्रस्तावित नीति में अन्य सुझाव क्या हो सकते हैं। तो नवाचार और हरित विकास के लिए प्रदर्शन आधारित ऋण और प्रोत्साहन प्रदान करना, फिनटेक का लाभ उठाना, यानी प्रस्तावित नीति के अन्य सुझाव क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो MSME को कॉरपोरेट बॉन्ड आधारित बाजार चुनने के लिए प्रोत्साहित करना, ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में बौद्धिक संपदा अधिकारों को स्वीकार करना, आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण को सक्षम बनाना। अगला है कि माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को सहकारी समूह बनाने और सस्ती दरों पर सूक्ष्म उद्यमों को वित्त पोषित करने के लिए प्रोत्साहित करना। महिला श्रमिक के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करना, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत श्रम प्रधान उद्योगों को शामिल करना। ठीक है, उसके बाद है कि नई जो विनिर्माण नीति की आवश्यकता क्यों है। तो वर्ष 2017 में जीडीपी में विनिर्माण का योगदान केवल 16% था, जो वर्ष 1991 में शुरू किए गए आर्थिक सुधार के बाद एक ठहराव को दर्शाता है। अगला पॉइंट है कि जबकि अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं जैसे मलेशिया ने अपने सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 24% कर दिया गया, जबकि थाईलैंड ने 13% वर्ष 1960 से बढ़ाकर 33% 2014 में कर लिया है। उसके बाद है कि दूसरी जो है और तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के अलावा विनिर्माण कभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था में अग्रणी क्षेत्र नहीं रहा। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत में नई औद्योगिक नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि जब मापक एवं पूंजी बाजार की खामियां मौजूद हो तो अनुपूरक निवेशों को समन्वयित करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर में परिकल्पित है।
अगला है कि औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए सब्सिडी जैसे अधिगम बहिर्भाव को संबोधित करने के लिए औद्योगिक नीति की जरूरत है। अगला है कि अधिकांश पूर्वी एशियाई देशों में औद्योगिक नीति के अंतर्गत मानव पूंजी में निवेश विशेष रूप से सामान्य शैक्षणिक और साथ ही औद्योगिक नीति के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण द्वारा मजबूत किया गया था। अगला पॉइंट है कि हालांकि मानव पूंजी की कमी भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने में एक बड़ी बाधा रही है, जबकि दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्था में इसे आकर्षित करने में सफल रही है। अगला पॉइंट है कि घरेलू फर्मों के स्थापन में राज्य यानी स्टेट की भूमिका, राज्य की यह भूमिका विशेष रूप से 1990 के दशक की व्यावसायिक क्रांति के बाद 21वीं सदी में भी प्रासंगिक है। अगला है कि औद्योगिक नीति की भूमिका न केवल समन्वय विफलताओं यानी पूरक निवेश सुनिश्चित करना को रोकने के लिए है, बल्कि पूंजीगत विरल वातावरण में प्रतिस्पर्धात्मक निवेश से बचने के लिए भी है। अगला है कि एक औद्योगिक नीति यह सुनिश्चित कर सकती है कि स्थापित औद्योगिक क्षमता यथासंभव न्यूनतम कुशल पैमाने के अनुकूल हो। अगला है कि जब संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो औद्योगिक नीति उस प्रक्रिया को सुविधाजनक बना सकती है। अगला है कि निष्कर्ष क्या है। ठीक है, तो दुर्भाग्य से भारत लैटिन अमेरिका और उप सहारा अफ्रीका में रूढ़िवादी प्रतिमान को बढ़ते प्रभुत्व के बाद 1980 के दशक की शुरुआत से पूर्वी एशिया के बाहर विकासशील देशों में औद्योगिक नीति की संभावित भूमिका को लगातार कम करके आंका गया है। अगला पॉइंट है कि गौरतलब है कि 1990 के दशक से चीन की औद्योगिक नीतियों का एक उद्देश्य घरेलू फर्मों के विकास का समर्थन करना रहा है। वहीं पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्यात उन्मुख विनिर्माण पर आधारित थी। विनिर्माण क्षेत्र कृषि के अधिशेष श्रम को नियोजित करता है, वेतन में वृद्धि करता है और गरीबी को तेजी से कम करता है। तो इस तरह से दोस्तों यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उसे भी इसका लाभ हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।